अब इस पूरे मामले से जुड़े कई सवाल भी हवा में तैर रहे हैं। सवाल आपको बताते हैं कि आखिर वो कौन से सवाल हैं जो इस मामले से जुड़े हैं, जो इस समय अहम हो जाते हैं। केजरीवाल के सामने अब कितने कानूनी विकल्प हैं? सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल यही है, क्या अब केजरीवाल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे? क्योंकि जब से उनकी गिरफ्तारी हुई है इस मामले में, यह सवाल लगातार सामने आता रहा है। केजरीवाल ने अब तक इस्तीफा नहीं दिया है। दिल्ली सरकार बिन मुख्यमंत्री कैसे चल पाएगी? क्या केजरीवाल की राजनीतिक चुनौती बड़ी होती जा रही है? इस मामले में उनका नाम सामने आने के बाद और इस मामले में उन पर कानूनी शिकंजा कसने के बाद क्या शराब घोटाले का आरोप आप सरकार पर भारी पड़ रहा है? तो तमाम सवालों की पड़ताल होगी, हर पहलू पर बातचीत होगी। दो मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने दो संवाददाताओं को हम रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष हैं और शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद के पास सबसे पहले मैं जाऊंगा। शरद, आज इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की, क्या ऑब्जर्वेशन हाईकोर्ट का रहा? देखिए, हाईकोर्ट ने अपना आधार बताया है कि किस आधार पर वो जो ईडी की याचिका है उसको स्वीकार कर रहा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में बताया कि एक तो ईडी को उसकी बात रखने का पूरा मौका नहीं दिया गया। दूसरा, जो जज हैं न्याय बिंदु, उन्होंने अपने आदेश में ये लिखा था कि इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इतने भारी भरकम डॉक्यूमेंट्स हैं, इस पर इनको कैसे कंसिडर किया जाएगा। तो कोर्ट ने ये कहा है कि ये उन्होंने टिप्पणी की है, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि जज ने जो है इन डॉक्यूमेंट्स पर अपना ध्यान नहीं लगाया है, दिमाग नहीं लगाया है। जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे उनको ठीक से एनालाइज नहीं किया गया है। और एक बहुत बड़ी बात जो इसमें कही है वो ये है कि ईडी जो पीएमएलए का केस होता है वो सेक्शन 45 के अंदर उसमें किसी आरोपी को जमानत मिलती है। तो ये जो सेक्शन 45 की जो ट्विन कंडीशन होती है जिसमें कहा गया है कि किसी आरोपी को जमानत तब दी जा सकती है जब जज सेटिस्फाई हो कि प्राइमा फेसाई केस नहीं बन रहा है, अपराध नहीं किया है आरोपी ने, और दूसरा जमानत होने पर भी अपराध करने की कोई संभावना नहीं है, तो उसको जो है इसमें ठीक से कंसीडर नहीं किया गया है। ये भी कहा गया है कि जब हाई कोर्ट ये मान रही है कि इसमें कुछ भी अवैध नहीं था, तो फिर इस तरह की टिप्पणी क्यों की गई है कि जो ईडी की कार्रवाई है वो एक पक्षपाती पूर्ण कार्रवाई की गई है। तो ये सब आधार बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने जो निचली अदालत का आदेश था उस पर रोक जारी रखी है। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल अभी फिलहाल बाहर नहीं आएंगे और कल अब सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल आपके पास आशीष का यहाँ पर मैं रुख करना चाहूंगा। आशीष, जो टिप्पणियां हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राउज रेवेन्यू कोर्ट के आदेश को लेकर की हैं, वो क्या संदेश देती हैं? जी देखिए, ईडी ने यही सवाल उठाए थे कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने। वो तुरंत पहुंची थी रिहाई से पहले और उन्होंने यही सवाल उठाए थे कि 45 जो सेक्शन है उसमें ट्विन कंडीशन का पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पीएमएलए किसी दूसरे क्रिमिनल एक्ट से अलग हो जाता है, किसी दूसरे अपराध से अलग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं कि दोहरी संतुष्टि। तो यही सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी कल जब अरविंद केजरीवाल की याचिका थी उस पर ईडी से पूछा था। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे एसवी राजू से पूछा था कि क्या ट्रायल कोर्ट ने जमानत देते वक्त जो सेटिस्फेक्शन है सेक्शन 45 की, क्या उसको रिकॉर्ड किया था। तो ईडी ने मना किया था कि इस पर वो गए नहीं, क्योंकि वो इसे सिर्फ हाई प्रोफाइल मानते रहे। तो कहीं ना कहीं कल का दिन काफ़ी अहम होगा, क्योंकि यहाँ पर एक कानून हम देखते हैं कि एक कोर्ट ने बेल दी है। आप बिल्कुल हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल पहले से सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं, तो लिहाजा उनको वक्त नहीं लगेगा इसे चुनौती देने में, क्योंकि वो ऑलरेडी चुनौती हाई कोर्ट में दे चुके हैं। और क्योंकि ये फैसला भी अब आ गया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस फैसले को भी रिकॉर्ड पर रखा जाए, तो कल ज़रूर इन सारी चीज़ों पर बात होगी। लेकिन 2 या 3 सवाल ऐसे हैं जिनके वास्तव में वो एक ऐसे संदेह पैदा करते हैं, जैसे सेक्शन 45 है, जज का ये आदेश में लिखना कि हज़ारों थाउजेंड ऑफ पेजेस हैं, उन पर सब में रिकॉर्ड में नहीं जाया जा सकता। ये तमाम चीज़ें हैं जो ईडी ने उठाई थी, 45 की बात उठाई थी, और सबसे बड़ी बात थी मेलाफाइड को लेकर उठाई थी। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा कि ईडी ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से, ऐसा लगता है, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई की है। लेकिन ईडी का ये कहना था कि खुद अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे सही ठहराया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुरक्षित है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे नहीं लगाया है। जब
हाईकोर्ट ये कह रहा है कि दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई नहीं हुई, ईडी की गिरफ्तारी बिल्कुल सही थी, कानून सम्मत थी, तो निचली अदालत कैसे हाईकोर्ट के फैसले को के खिलाफ ये बयान दे सकती है, तो ये आदेश दे सकती है। तो निश्चित तौर पर ये तमाम चीज़ें रहीं जिन पर अब फैसला देश की सबसे बड़ी अदालत में कल इस पर सुनवाई होगी। और निश्चित तौर पर ये मामले ऐसे हैं जो सबसे बड़ी अदालत से जहां कल इस मामले की सुनवाई होनी है। फिलहाल कोई राहत अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने जरूर उन्हें जमानत दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगाई पहले और अपने आज के आदेश में रोक को बरकरार रखा और कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां भी की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी बातचीत के लिए, और साथ ही साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे आशीष का जो हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए। हमने आप नेता प्रियंका कक्कड़ से भी इस बारे में बातचीत की है, आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। दिल्ली की निचली अदालत से नियमित जमानत मिलने के बावजूद अभी अरविंद केजरीवाल को जेल में ही रहना होगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की नियमित जमानत पर लगी रोक जारी रखने का फैसला किया है। मेरे साथ आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ हैं। प्रियंका जी, बहुत उम्मीद थी आपको, बड़ी मुश्किल से जमानत का समय आया था, जमानत मिली भी, लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि ये जो रोक है, जो इंटरिम थी, अभी वो फिलहाल के लिए आगे भी जारी रहेगी। देखिए, जब ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर दिया था तो उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की, एक्सेप्ट अ फ्यू इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने अपने ऑर्डर में मेंशन भी किया। और ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट ने ये बहुत क्लियर फाइंडिंग दी थी कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी को लिंक करता हो, और ये भी डायरेक्ट फाइंडिंग दी थी कि नो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और कहीं कोई चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई है। आज हम असहमत हैं हाई कोर्ट के ऑर्डर से, बट हाई कोर्ट ने भी बिना ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को देखे उस पर स्टे लगा दिया था। उनके आगे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं था उस टाइम। तो शायद ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी अपनी बात रखनी पड़ी इसलिए, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बिना ऑर्डर को देखे स्टे लगा दिया था। हम इस फैसले से असहमत हैं। हमारी लीगल टीम इस पर विचार कर रही है और जो भी वो एडवाइस करेंगे हम आगे उसी तरह चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आप? हमारी लीगल टीम अभी एडवाइस करेगी हमें। हम लोग दे आर लुकिंग इनटू द मैटर, अभी पूरा ऑर्डर देखेंगे और उसके बाद जैसा वो एडवाइस करेंगे वील डू अकॉर्डिंगली। और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। अमिताभ तिवारी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। तमाम जो सियासी पहलू हैं उन पर हम उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे। इसके अलावा अश्विनी दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सबसे पहले मैं अश्विनी जी आपका ही रुख करूंगा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब इस पूरे मसले पर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट में टिक गई हैं, लेकिन काफी दिलचस्प मोड़ अश्विनी जी इस मामले में आए हैं। निचली अदालत से जमानत मिल जाती है, हाईकोर्ट उस पर रोक लगा देता है। वहीं अगर हम पहले की बात करें, थोड़ा पीछे जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत दे देता है चुनाव के लिए, फिर से केजरीवाल को सरेंडर करना पड़ता है। अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां कल इस मसले की सुनवाई होनी है। कानूनी तौर पर देखें तो यहां पर तमाम निचली अदालत से लेकर बड़ी अदालत तक जो दलीलें हुई हैं अब तक, किसका कानूनी पलड़ा यहां पर अब भारी देखते हैं? देखिए, कानूनी पलड़ा तो डिपेंड करेगा वो जज के विजडम पर, और जज के विजडम के साथ जो पीएमएलए की ट्विन कंडीशंस हैं। क्यों ट्विन कंडीशंस की बार बार हम जो दोहरी शर्तें हैं उनकी बात क्यों, जैसे अभी आशीष भार्गव जी ने कहा, क्योंकि पीएमएलए के जो प्रोविजंस हैं वो कॉग्निजेबल हैं और नॉन बेलेबल है। जो धारा 45 है जो पीएमएलए की कहती है कि पहला कंडीशन ये होगा कि उसी एक्यूज्ड को, यानी श्री अरविंद केजरीवाल जी को ही प्रूव करना पड़ेगा प्रथम दृष्टया कि वो इनोसेंट है इस मामले में, और दूसरा उनको ये कन्विंस करना पड़ेगा जज को कि बाहर आने के बाद वो कोई ऑफेंस नहीं कमिट करेंगे। अब ये एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, मैं एक बात फिर बता रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन में भी कंप्लीट चार्जशीट नहीं फाइल होती। तीसरा है कि इसी में पीएमएलए नॉर्मल क्रिमिनल प्रोसीजर से अलग क्यों है, क्योंकि इसी में कहते हैं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को सुना जाएगा जब बेल एप्लीकेशन की सुनवाई होगी, और उसके बाद जो है जो जज है वो अपना जज ट्विन टेस्ट अप्लाई करेंगे, यानी जो बर्डन है प्रूफ करने का वो पूरी तरह से जो जेल्ड एक्यूज्ड है उसी की तरफ रहेगा। अब यहां पर देखिए, सेशंस अब अपील में जाने का निश्चित तौर पर सबका संवैधानिक राइट है। अरविंद केजरीवाल जी को भी राइट है कि ये सुप्रीम कोर्ट चले जाए इस ऑर्डर के खिलाफ, क्योंकि वो पहले किस ऑर्डर के खिलाफ गए थे कि स्टे कर दिया था जो है बिना किसी ऑर्डर के हाईकोर्ट ने। तो अब इन प्रिंसिपल
प्रिंसिपल अगर देखें तो उनकी वो पिटीशन इनफ्रैक्चुअस भी हो चुकी है, तो उन्हें इस ऑर्डर को, आज का जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उनको फ्रेश अप्लाई करना पड़ेगा। एक और उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी अरेस्ट इलीगल है, आर्बिट्री है, और जो रिमांड ऑर्डर है वो भी गलत है। वो मैटर भी अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। लेकिन अब जब ट्रायल कोर्ट की हम बात करें, देखिए ट्रायल कोर्ट ने कहा कि बड़े बल्कि डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों पार्टीज ने फाइल किया, और बल्कि डॉक्यूमेंट्स होने के बाद कहा अभी इतना समय नहीं है किसी के पास कि पेक्युलर केस के सारे डॉक्यूमेंट्स को अभी जाएं और उन थाउजेंड्स ऑफ पेजेस हैं उनको पढ़ें। उसके अलावा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ट्रायल कोर्ट ने देखिए क्या कहा, बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक सेइंग कही कि बेटर दैट 100 गिल्टी पर्सन शुड एस्केप दैट इनोसेंट पर्सन शुड सफर। और इसके एक ब्यूटीफुल फ्रेज उसमें वो भी लिखा लॉर्ड चीफ जस्टिस एवर्ड का कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट सीन टू बी डन। लेकिन हाई कोर्ट ने उन सारी बातों को ये कह के जो है ओवरराइड कर दिया कि जो ट्विन कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई। अब सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है, इंतरिम बेल दे चुका है एक बार, वो उस पर डिपेंड करेगा। मगर पीएमएलए की जो कंडीशंस है अगर हम देखें, वो पीएमएलए की कंडीशंस बड़ी डिफरेंट है नॉर्मल क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस से। तो कितना मैं इसमें आता हूं आपके पास अश्वनी जी, मैं सीधे अमिताभ जी का रुख करना चाहूंगा, क्योंकि एक लड़ाई कानूनी तौर पर इस मामले में लड़ी जा रही है और पहले भी लड़ी गई, और एक लड़ाई सियासी मोर्चे पर लड़ी जा रही है। अमिताभ जी, हमने देखा चुनाव से पहले इस गिरफ्तारी ने विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने में चुंबक का काम किया था। क्या उस चुंबक में वो आकर्षण की शक्ति अभी भी बची है? देखिए, कहीं ना कहीं ये जो निर्णय है वो जरूर आम आदमी पार्टी के लिए एक झटका है, क्योंकि अगर आप पहले ध्यान दें, जब सुप्रीम कोर्ट में गए थे और जब इंटरिम बेल उन्हें मिली थी, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त कहा था कि रेगुलर बेल के लिए आपको सेशंस कोर्ट जाना पड़ेगा। तो रेगुलर बेल उन्हें वहां से मिली, जिसे हाई कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया है। अब अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जरूर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का वोट ट्रांसफर हुआ, लेकिन जो एक सहानुभूति फैक्टर की उम्मीद थी आम आदमी पार्टी को केजरीवाल के रिहाई के बाद इंतरिम बेल के दौरान, वो सहानुभूति फैक्टर काम नहीं किया दिल्ली में। भाजपा बहुत सारे राज्यों में अपनी सीटें हारी, लेकिन दिल्ली में वो 7 सीटें जीत करके वापस आए, उसमें से एक भी सीट वो हारी नहीं। अलायंस के दौरान ही हमने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ी खटपट भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में नजर आई, जब केजरीवाल ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी शादी नहीं हुई है उनसे, जब उनसे पूछा गया कि पंजाब में आप अलग लड़ रहे हैं और वहां पर इकट्ठा लड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, आम आदमी पार्टी मजबूत कैसे हुई है अभी तक? आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी के कमजोर होने से मजबूत हुई है। अगर कांग्रेस पार्टी कब मजबूत हुई है इस बार के लोकसभा चुनाव में, जहां पर लगभग जुगनी सीटें हैं उनकी, तो ऑटोमेटिकली इस रिश्ते में दरार आ जाएगी, बिकॉज आम आदमी पार्टी नीड्स अ वीकेंड कांग्रेस एंड वाइस वर्सा। कांग्रेस नीड्स अ वीकेंड आम आदमी पार्टी। अब देखना पड़ेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही स्टार कैंपेनर है। चलिए 2-3 महीने की बात तो निकल गई, अगले साल फरवरी में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। उससे पहले पहले अरविंद केजरीवाल की रिहाई जो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि एक वाटर अमिताभ जी, हमने देखा इस मामले में आप एक ही मंच पर कांग्रेस के नेता नजर आए, एक ही मंच पर केजरीवाल नजर आए। केजरीवाल के जेल से बाहर आने से पहले उनकी पत्नी उस मंच पर थी, रैलियों में खूब हाथ पकड़ के एक दूसरे का बुलंद इरादे दिखाए गए। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पानी का मसला है तो कांग्रेस मोर्चा खोले हुए है आम आदमी पार्टी के सरकार के खिलाफ। और क्या अब जानने की यहां पर जो सवाल है वो ये है कि क्या अब ये लड़ाई एक साथ लड़ने वाले धरातल पर नजर आती है आपको, या फिर ये लड़ाई केजरीवाल जी को, उनकी पार्टी को खुद अकेले ही अब आगे लीड करनी होगी? नहीं, लार्जली अब ये केजरीवाल और उनकी पार्टी को अकेले लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि पानी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी तो आमने सामने खड़ी हो गई है दिल्ली में। स्टेट यूनिट कभी भी दिल्ली की जो है वो इस अलायंस के लिए उतना उत्साहित नहीं थी, और क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई है तो कहीं ना कहीं उसे ये ऐसा लग सकता है कि आम आदमी पार्टी अगर कमजोर होती है आगे जाकर के तो उसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। तो कांग्रेस पार्टी को अगर रिवाइव करना है दिल्ली में, तो आम आदमी पार्टी जब कमजोर होगी तभी रिवाइव कर पाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस पार्टी का सारा वोट खींच लिया है। इसलिए भी ये बहुत, जो अगले 6-8 महीने हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो डायनामिक्स है
वो कैसे प्ले आउट करती है। और बिना केजरीवाल के, यानी अगर केजरीवाल अभी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां पे जरूर केस रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केजरीवाल को रिहाई मिले, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पार्टी कैसे सॉर्ट ऑफ तितर बितर है दिल्ली में उनके लीडरशिप के बिना। वाटर क्राइसिस है, अनशन पे गई आतिशी, फिर हेल्थ क्राइसिस की वजह से उन्हें वापस लेना पड़ा। तो ये सारी बातें हैं। तो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं केजरीवाल की रिहाई जो है वो अगले चुनाव से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है आम आदमी पार्टी। जी, मैं सीधे आशीष जी का यहाँ पर अश्विनी जी का यहाँ पर रुख करना चाहूंगा। अश्विनी जी, एक सवाल केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार खड़ा हुआ है और ये सवाल लगातार बड़ा हो रहा है इस मामले के हर गुजरते दिन के साथ, वो ये उनके इस्तीफे का सवाल। अब ये जो सिचुएशन, ये जो पूरा घटनाक्रम है, ये सवाल खड़ा होता है। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी कानूनी बाध्यता उन पर नहीं है। क्या आपको लगता है कि इस दिशा में भी एक संपूर्ण व्याख्या की जरूरत आन पड़ी है? अब व्याख्या की जरूरत निश्चित है। कानूनी बाध्यता का होना और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करना, कि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री या संविधान आपको जेल से मुख्यमंत्री पद की इस्तीफा देने की बाध्यता नहीं कर सकता है, करता है। लेकिन सवाल यह है कि आपकी कुछ स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, कुछ लीगल ड्यूटीज हैं। वो लीगल ड्यूटीज कि आपको बाहर रहना है, जनता से लगातार संपर्क में रहना है, अधिकारियों से जनता लगातार संपर्क में रहना है, प्रदेश के हित के लिए आपको कैबिनेट की मीटिंग्स करनी है, आपको तमाम मुद्दों पर डिस्कशन करना है जो वहां रहते हुए नहीं। तो ये अगर हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात करें तो उसके कॉन्ट्ररी है। कॉन्स्टिट्यूशन सब कुछ डायरेक्ट नहीं कहता, एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है। लेकिन चुनाव में जीतना किसी पार्टी का सिर्फ इसलिए जीता जाता है क्योंकि वो जनता के हितों का काम से। तो ये एक नया प्रेसिडेंट सेट करना कि आप दोषी हैं तब भी आप रिजाइन नहीं करेगा। अब एक जनरल सी डिस्कशन, एक पटवारी या एक मास्टर टीचर किसी केस में 24 घंटे से ज्यादा समय से जेल में अगर जाते हैं तो वो अपने पद से, वो भी लोक सेवक होते हैं, तो वो अपने पद से वो जो है उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। यहां इस केस में आप देखिए कि एक मुख्यमंत्री जो पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी कैबिनेट का हेड है, वो जेल में जाता है तो अपने पद से इस्तीफा नहीं देता। तो मैं समझता हूं सिर्फ संविधान नहीं है, बाध्यता नहीं है, लेकिन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज है और इसलिए व्याख्या की जरूरत है। और व्याख्या की जरूरत सिर्फ यही नहीं है, व्याख्या की जरूरत आपको वहां एक अपराधी जेल के अंदर से चुनाव लड़के जीत रहा है और अगर यूएपीए जैसे अपराधों में, अगर टेरर फंडिंग में बंद है तो उसको भी अदालत से नहीं मिलना चाहिए वो आकर के संसद की बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी जी। व्याख्या की जरूरत है इस पहलू की और निगाहें टिकी हैं सुप्रीम कोर्ट पर, जहां कल अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी है। सवाल ये, क्या सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी? राउज एवेन्यू कोर्ट ने राहत दी थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजे पर ये पूरा मामला है, वहां से राहत मिलती है नहीं मिलती देखने वाली बात होगी। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।